हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उसी चैनल में जिसमें आपको मिलता है बीएससी से रिलेटेड कंप्लीट नोट्स, उसका कंप्लीट सिलेबस, थियरम्स, प्रूफ्स और सॉल्व न्यूमेरिकल्स। और इन सब के लिए आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है, उसके लिए कंप्लीट नोट्स और कितने मार्क्स के लिए कितना लिख के आना, ये सब बातों की जानकारी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी या फिर जिसे कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में यूनिट 1 हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वैद्युत स्थितिकी, जिसका नाम है वैद्युत स्थितिकी। इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे रुके हुए चार्ज के बारे में। कोई चार्ज है, आवेश है, अगर रुका हुआ है तो उसके चारों ओर जो उसका प्रभाव होता है या उसके वजह से जो जो घटनाएं घटित होती हैं सब हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, स्थिर वैद्युतिकी की बात करें, तो इसमें वैद्युत ही पढ़ना है। वैद्युत अर्थात अगर चार्ज की बात करें, शुरुआत करें चार्ज से। चार्ज जिसे आप पढ़ के भी आए होंगे, चार्ज अर्थात इंटरमीडिएट में इसे पढ़ें आवेश के नाम से। तो आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, इससे पहले हम लोग इसके पहले की कक्षा में क्लास में बात किए या इससे पहले के लेक्चर में भी बात किए थे कि सबसे पहले थेल्स नामक एक साइंटिस्ट थे जो समुद्र के किनारे टहल रहे थे। उन्हें पीले रंग का पदार्थ मिला जिसे अंबर कहा गया, और उसे जब उन्होंने रगड़ा, कैट्स फॉर बिल्ली की खाल से जब उसे रगड़ा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गए थे, या ये कहें अभी चार्ज की बात ही न करें, केवल उस पर वो आवेशित हो गया था। तो वो क्या कर रहा था, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो उन्होंने केवल अंबर के बारे में ही जानकारी दी थी 600 ईसा पूर्व में। उसके लगभग 2200 साल बाद एलिजाबेथ के दरबार में एक दूसरे जो डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने कहा कि अंबर तो है ही ऐसा पदार्थ, लेकिन अंबर के साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो उन्होंने बताया कि प्लास्टिक है, ग्लास रॉड है, इन सब चीज़ों को भी, और कांच का टुकड़ा, इन सब चीज़ों को भी अगर रब किया जाए, दूसरे चीज़ से रगड़ा जाए, उस पर घर्षण दिया जाए, तो घर्षण की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे पहुंच रहे हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन्होंने कहा विट्रियस, और जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं उसे कहा गया रेजिनस। इस बात को और 1750 में एक साइंटिस्ट आए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दे रही है वो हो जा रही है धनात्मक आवेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रही है वो हो जा रही है ऋणात्मक आवेशित। इस प्रकार से दो प्रकार के चार्जेस तक पहुंच गए। तो आवेश ही हो गया। आवेश की बात करें तो इन्होंने शुरुआत में क्या किया कि इन्हें वस्तुओं को आपस में रगड़ने की बात कही। एक दूसरे से अगर रगड़ा जाए, रगड़ने से वस्तुएं आपस में गर्म होंगी तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से कूदकर दूसरे वस्तु में पहुंच जाएंगे, अर्थात ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों वस्तुओं के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में होगा। अगर डेली लाइफ की बात करें, कोई व्यक्ति चुपचाप सोफे पे बैठे हुए उसे क्या किया जाए, कोई अगरबत्ती ले जाके अगर पीछे से छुआया जाए तो ऐसा तो नहीं कहेगा कि छुआओ और छुआओ, वो तुरंत क्या करेगा, कूद के उछल कर सोफे के दूसरे साइड चला जाएगा, या आपको भी एक दो थप्पड़ लगा सकता है। तो वो क्या हुआ, वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, उसे छुआने से क्या होगा, वो कूद कर दूसरे जगह पर पहुंच गया। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स की भी बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी जब अगर एटम की बात करें तो एटम ये बना लिया गया न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल, और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अब ये तो बन गया इसका न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। इसमें 2 लगा रहे हैं, फिर उसके बाद 8 लगा रहे हैं, फिर 18 लगा रहे हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर किसी एटम के साथ कोई घटना घटती है तो जो भी इफेक्ट होगा वो सबसे पहले तो बाहरी लोगों पर ही होगा। जैसे कोई अगर बच्चा घर में कुछ किसी का चीज़ चुरा के लाया, किसी का बिगाड़ के आया, तो सबसे पहले जो घर के बाहर दादा दादी को ही झेलना पड़ता है कि आपका नाती ये कर दिया, आपका पोता ये कर दिया। तो सबसे पहला जो व्यक्ति मिलता है बाहर
वही दादा दादी ही प्रभावित होते हैं। या उनका बड़ा वाला लड़का अगर चोरी में पकड़ा गया तब भी पुलिस आती है तो दादा दादी से ही पहले निपटती है। तो सबसे पहले अगर बात करें, ये अगर एटम है, एटम में ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कोई इफेक्ट नहीं, जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं इनसे ही बातचीत होगी, जो भी घटना घटेगी इनके हिसाब से ही, इनके लिए ही घटेगी। तो अब मान लिया गया ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं। अब दो वस्तुओं को अगर आपस में रगड़ा जाए तो क्या हो गया, क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करें इस प्रकार से, मान लिया गया ये हो गया ऑब्जेक्ट 1 और दूसरा ये हो गया ऑब्जेक्ट 2। नाम भी लिख दें इनका, ये हो गया ऑब्जेक्ट 1, ये हो गया वस्तु 1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट 2, ये हो गया वस्तु संख्या 2। शुरुआत में अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल अगर हैं तो दोनों पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन का है। तो इस प्रकार से ये बन गया, इस पे 4 नेगेटिव चार्ज है और 4 पॉजिटिव चार्ज है, दोनों न्यूट्रल हैं। इस पे भी 5 नेगेटिव चार्ज है, 5 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी न्यूट्रल है। अब इन दोनों को जब आपस में रगड़ा जाएगा, अगर आपस में दोनों को रगड़ा जाएगा तब क्या होगा, तब घर्षण की वजह से वस्तुएं गर्म होंगी और गर्म होने पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर जा सकते हैं। तो हो सकता है पहले वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में चले जाएं या दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर पहले वस्तु में आ जाएं। जब भी स्थानांतरण होगा केवल इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा। यहाँ ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर सेल में, इन्हीं पे जो इफेक्ट पड़ेगा यही गर्म होंगे, एक्साइटेड होंगे और फिर ये एक एटम से दूसरे एटम पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को आपस में रब किया जाए, आपस में रगड़ा जाए, रगड़ने पे वस्तुएं गर्म होंगी, उनके बीच होगा घर्षण, घर्षण की वजह से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु पे पहुंचेगा। तो मान लिया गया, इस समय देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 1 से पहले वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु पे अगर पहुंच रहा है, मान लिया गया इस प्रकार से ये घटना घटी। इलेक्ट्रॉन जो है वो पहली वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु पर जा रहा है। तो पहले वस्तु से ये इलेक्ट्रॉन, मान लिया गया ये एक इलेक्ट्रॉन जो था ये यहाँ से निकला और इस प्रकार से रगड़ने की वजह से ये दूसरी वस्तु पे आ गया, दूसरे वस्तु पे ये इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। ये हो गया इनका ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया कंप्लीट, स्थानांतरण ये हो गया। ये कहीं इलेक्ट्रॉन की बात करें, रगड़ने के बाद इन्हें रख दिया गया। अब अगर देखें तो ये एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज दोनों को न्यूट्रल कर दिया, मतलब दोनों आपस में न्यूट्रल हो गए। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया, मतलब दोनों आपस में न्यूट्रल हो गए। ये दोनों आपस में न्यूट्रल हो गए। इस पे बचा एक पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या बचा, एक पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों की अगर बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया, ये यहाँ से, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। इस पे बचा एक नेगेटिव चार्ज, अर्थात जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इस पे धन आवेश की अधिकता हो गई, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसीलिए अब इस वस्तु को कहेंगे धन आवेशित वस्तु। क्या कहेंगे, धन आवेशित, धन आवेशित वस्तु। पहली वाली वस्तु जो इलेक्ट्रॉन दे रही है वो हो गई धन आवेशित, अर्थात जिसे कहें पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। इस पे आ गया धनात्मक आवेश, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है इस पे हो गए इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक, इसे कहेंगे ऋण आवेशित वस्तु। इसे क्या लिया जाएगा, ऋण आवेशित वस्तु, इसे कहेंगे ऋण आवेशित, या फिर इसे कहा जा सकता है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। इस प्रकार से दो चीज़ें हमें मिल गई। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पे पहुंच रहे हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पे हो जा रही है इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब अर्थात धनात्मक आवेश की बढ़ोतरी हो जा रही है। इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है अर्थात इस पर प्रोटॉन या फिर धन आवेश बढ़ जा रहा है, और धन आवेश बढ़ जा रहा है तो कुल मिला के इस पे धन आवेश की अधिकता हो गई। इसे कहेंगे धन आवेशित या फिर कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। और दूसरी वस्तु
वस्तु जो इलेक्ट्रॉन ले रही है, इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेश, ऋण आवेश, तो ऋण आवेश किस पे अधिकता हो गई, ये वस्तु हो जाएगी ऋण आवेशित, या फिर इसे कहेंगे निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा गया तो एक वस्तु हो जा रही है धन आवेशित, जो इलेक्ट्रॉन दे रही है वो हो जा रही है धन आवेशित, और जो इलेक्ट्रॉन ले रही है वो वस्तु हो जा रही है ऋण आवेशित। इसी बात को कहा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में। इस प्रकार से इन्होंने आवेश के बारे में इतनी बात बताई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वो एक बार पतंग भी, ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो पतंग भी उड़ा रहे थे, पतंग के साथ उन्होंने एक मेटल की अंगूठी बांध दी थी। तो मेटल की अंगूठी जब वहाँ से सरकते हुए लुढ़कते हुए आई, तो अब उसके बाद जब वो अंगूठी उनके हाथ वाली अंगूठी से जो कि न्यूट्रल थी उससे टकराई, तो उन्हें कुछ आवेश का अनुभव हुआ था। तो इस आधार पे उन्होंने बाद में जो थियरम्स दिए, यही दिया कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी वो धन आवेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेगी वो हो जाती है ऋण आवेशित। अब उसके बाद जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया, तो वस्तुओं को रगड़ने पे क्या हुआ, एक वस्तु हो जा रही थी धन आवेशित और दूसरी वस्तु हो जा रही थी ऋण आवेशित। तो इस प्रकार से दो प्रकार के आवेश हमें मिले। प्रयोग के आधार पे अगर देखा जाए, प्रयोग के आधार पे अगर देखा जाए तो प्रयोग जब किया गया तो एक ली गई ग्लास रॉड, एक लिया गया ग्लास रॉड, ग्लास रॉड ले लिया गया, इस प्रकार से एक रॉड ले लिया गया और इसे नाम दिया गया ग्लास रॉड। ये हो गया ग्लास रॉड। ग्लास रॉड, तो एक ग्लास रॉड लेने के बाद इसे रगड़ा गया, इसे क्या किया गया, इसे रब कर दिया गया, रगड़ दिया गया सिल्क से, इसे रगड़ा गया सिल्क से। तो जब सिल्क से इस ग्लास रॉड को रगड़ा गया तो सिल्क से रगड़ने की वजह से, सिल्क से रगड़ने की वजह से सिल्क जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो ले रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये ट्रांसफर कर रहा है सिल्क को, तो अब इस पे हो गई, ग्लास रॉड पे हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, अर्थात इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो जो रॉड था, ग्लास रॉड था, वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड हो गया। अब उसके बाद दूसरा एक एबोनाइट या फिर अंबर लिया गया, एबोनाइट या फिर अंबर का रॉड लिया गया, इस प्रकार से इसे कहें अंबर या फिर एबोनाइट, एबोनाइट रॉड लिया गया। इसे रगड़ा गया कैट्स फर, इसे जो रब किया गया, रगड़ा गया, वो रगड़ा गया कैट्स फर, कैट्स फर से रगड़ा गया। तो कैट्स फर से जब एबोनाइट की रॉड को रगड़ रहे हैं तो कैट्स फर से इलेक्ट्रॉन निकल के इस एबोनाइट रॉड में आ जा रहे हैं। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचे तो इस एबोनाइट रॉड पे हो गई इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, मतलब इस पे आ गए नेगेटिव चार्ज। फिर बाकी भी और चीज़ों को जब रगड़ा गया तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, किसी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं आ रहा है। अर्थात चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। अब इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज जब फाइंड की गई तो सबसे पहले क्या किया गया कि एक ग्लास रॉड लिया गया था और उसे सिल्क से रगड़ा गया। सिल्क से रगड़ने के बाद जो ग्लास रॉड था उस पर आ गया था पॉजिटिव चार्ज। अब एक काम क्या किया गया, इसे बांध कर, ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ने के बाद इसे एक धागे से बांधकर फ्रीली सस्पेंड किया गया, मुक्त रूप से इसे लटका दिया गया, बांधकर मुक्त रूप से इसे बांध के लटका दिया गया। अब उसके बाद एक और ऐसी ही ग्लास रॉड लाई गई, उसे भी सिल्क से रगड़ा गया। सिल्क से रगड़ने के बाद ये भी हो जाएगा धनात्मक आवेशित, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसे ज्यों ज्यों इसके पास लाते गए तो जब इस ग्लास रॉड को, सिल्क से रगड़ी हुई ग्लास रॉड को दूसरी सिल्क से रगड़ी हुई ग्लास रॉड के पास ला रहे हैं और इसे धागे से बांध के लटकाया गया, तो जब इसके पास ला रहे हैं तो ये धीरे धीरे इसके पास, जो इस रॉड को इसके पास ला रहे हैं ये दूर हट रहा है, ये धीरे धीरे इससे दूर हट रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं प्रतिकर्षित, एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं। तो ये तो ह्यूमन फोर्स हम खुद पकड़े हैं, पकड़ने की वजह से अब इसे तो ये पीछे कर नहीं पाएगा, तो ये खुद ही पीछे हट रहा है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं।
अर्थात क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज के पास अगर किसी दूसरी पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाया गया तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी क्या किया गया, दूसरे में भी एबोनाइट रॉड थी, एबोनाइट रॉड को कैट्स फर से रगड़ दिया गया। अब उसके बाद ये जो एबोनाइट रॉड है वो हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड, इसे भी बांध के मुक्त रूप से इसे फ्रीली सस्पेंड किया गया, मुक्त रूप से इसे भी लटका दिया गया। अब लटका दिया गया, दूसरी एबोनाइट रॉड ले ली गई, दूसरी एक एबोनाइट रॉड ले ली गई। इस एबोनाइट रॉड को भी बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए, कैट्स फर से रगड़ा जाए या फिर फ्लैनल से रगड़ने पे क्या हुआ कि इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। जब दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस एबोनाइट रॉड को इसके पास लेके आए। जब इस एबोनाइट रॉड को इसके पास लेके आए तो ये भी दूर हट रहा है, फ्री एकदम बांध के रस्सी में धागे से इस प्रकार से लटकाया गया। तो जब ये लटक रहा है इस प्रकार से, ये किसी धागे से इस प्रकार से लटक रहा है, बांध के धागे से इसे लटका दिया गया। तो जब इस रॉड को ला रहे हैं तो ये दूर हट रहा है, तो ये धीरे धीरे दूर हट रहा है। तो दूर हटने का मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब इस पे तो कोई व्यक्ति पकड़ा तो ये तो पीछे हट नहीं पा रहा, तो ये धागे से जो बंधा हुआ है वही खुद पीछे हट रहा है। अर्थात दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि जब पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं तब भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। जब नेगेटिव चार्ज के पास दूसरे वाले नेगेटिव चार्ज रॉड को ला रहे हैं तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को लिया गया, तब क्या होता है, तो जो ग्लास रॉड थी अगर उसे सिल्क से रगड़ दिया जाए, तो मान लिया गया ये ग्लास रॉड थी, इसे सिल्क से रगड़ दिया जाए, ये थी ग्लास रॉड, इसे रगड़ दिया गया सिल्क से। तो सिल्क से रगड़ने के बाद ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड इस ग्लास रॉड को एक धागे से बांध के इसे भी मुक्त रूप से लटका दिया गया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया। अब उसके बाद एक दूसरी एबोनाइट की रॉड ले गई, एबोनाइट की रॉड ली गई। इस एबोनाइट रॉड को कैट्स फर या फ्लैनल से रगड़ा गया, जिससे इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया एबोनाइट रॉड। अब जब इन दोनों को पास लाया गया, ग्लास रॉड तो अपनी जगह थी, एबोनाइट रॉड को जब इसके पास ला रहे हैं तो ग्लास रॉड अपने आप इसके पास आ रही है। अर्थात जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को ये कर रहा है अट्रैक्ट। एबोनाइट रॉड अब पकड़े हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे पास ला रहे हैं ये तेजी से इसकी तरफ आ रही है। अर्थात दोनों में हो रहा है अट्रैक्शन, अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थात आकर्षित कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जब पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास ला रहे हैं तो दोनों रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। नेगेटिव को नेगेटिव के पास ला रहे हैं तब भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। लेकिन जब एक पॉजिटिव रॉड को एक दूसरे नेगेटिव रॉड के पास लाया गया तब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया इन एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकला, एक निष्कर्ष तो ये निकला कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, चार्ज दो टाइप के होते हैं। उसके बाद इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो चार्ज जो है वो क्या हो रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जबकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों अगर अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तब वे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ये निष्कर्ष इस एक्सपेरिमेंट से निकला। तो चार्ज क्या हुआ, चार्ज दो ऑब्जेक्ट्स को रगड़ने पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से वो बॉडीज जो है वो चार्ज हो जा रही हैं। चार्जिंग क्या है, चार्ज क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों को, दूसरे ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और बात करें तो ये क्या, चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। दो ऑब्जेक्ट अगर हैं, इसे भी इंटरमीडिएट में आप पढ़े हैं कि दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, Q1 और Q2, दोनों कुछ दूर पर रखे गए हैं, तो दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स लगता है, उसे ही कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो या फिर ये कहें कि वो किसी भी
पार्टिकल की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वही चार्ज कहलाता है। या चार्ज क्या है? किसी भी पार्टिकल की इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने आसपास एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे कहते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या है? किसी भी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसके चारों ओर कुछ इफेक्ट जनरेट होता है। या ये भी कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, यही कहलाता है चार्ज। तो आपको चार्ज के बारे में कुछ लिखना भी होगा, तो चार्ज का डेफिनेशन लिखते हुए, फिर चार्ज के टाइप्स पढ़ते हुए, फिर चार्ज कैसे रिपेल कर रहे हैं, कैसे कैसे चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है, और फिर उसके बाद टोटल चार्ज क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है। चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो हम लोग चार्ज के बारे में इतनी बातें पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं चार्ज की डेफिनेशन, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़। तो अब देखते हैं कि चार्ज है क्या। चार्ज के बारे में सब बात समझ गए। लिखना, अगर लिखने की ज़रूरत पड़ी, नोट्स बनाएंगे आप, तो नोट्स में आपको अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना है और नोट साथ साथ डेली लेक्चर का नोट्स बनाते चलिए। एक बढ़िया सी कॉपी खरीद लीजिए, मोटी सी। आप ब्लैक और ब्लू एक पेन ले लीजिए, उसके बाद हर हेडिंग के साथ साथ नोट्स अपने खुद की राइटिंग में बनाते चलिए। बाद PDF मिलेगा, PDF प्रोवाइड किया जाएगा। PDF से लिखने से अच्छा है कि अपना रोज का नोट्स देखते रहें, वीडियो देखते रहें और साथ साथ बनाते रहें, वो एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चार्ज की बात करें, चार्ज होगा क्या? अगर लिखना हुआ तो लिखेंगे, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क्स बिटवीन टू बॉडीज। तो किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो बॉडीज़ के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। हम जानते भी हैं कि दो बॉडीज़ हैं या दो चार्ज हैं, Q1 और दूसरा चार्ज हो गया Q2। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रहेंगे तो दोनों के बीच होगा रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा। दोनों अपोजिट हुए तो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा। तो चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो बॉडीज़ के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। या फिर दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज़ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल किसी भी कण का एक आंतरिक गुण है, विच सोज सम इफेक्ट अराउंड इट, जो क्या करता है, इस पार्टिकल के चारों ओर कुछ प्रभाव दिखाता है, कुछ इफेक्ट दर्शाता है, उसे ही कहा जाता है चार्ज। अब चार्ज को अगर रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंटेड बाय चार्ज इज या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसे प्रस्तुत किया जाता है, दर्शाया जाता है किससे? या तो इसे दर्शाएंगे स्मॉल q से या फिर इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल Q से। तो हम लोग स्मॉल q से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जब टोटल चार्ज की कहीं बात आएगी तो कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर लिया जाएगा। दूसरी चीज़, इसके SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो SI यूनिट जो चार्ज की है वो है कूलम। कूलम हिंदी में पढ़ के आए होंगे, COULOM, कूलम। रिप्रेजेंट किया जाएगा इसे C से, तो हिंदी में पढ़े होंगे कूलम। चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलम। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज मतलब आवेश का जो मात्रक है वो हो गया कूलम। अब उसके बाद बात करें तो ये जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज क्या है? ये स्केलर है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए चार्ज जो है वो है स्केलर क्वांटिटी। अब उसके बाद चार्ज के हमें पढ़ने टाइप्स। अब एक और बात कर लें कि जब ये चार्ज जनरेट हो रहा है, चार्ज कैसे आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जा रहा है तो रगड़ने पे, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पे चार्ज आ जा रहा है, एक पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस अगर चार्ज की बात करें तो
जो ये चार्जिंग हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से हो रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। ये चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। और अगर एक प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन ये होता है पॉजिटिव चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर चार्ज की और प्रॉपर्टीज की बात करें कि अगर सेम चार्ज रहेगा, सिमिलर चार्ज रहेगा तब क्या होगा, अपोजिट चार्ज रहेगा तब क्या होगा, इस बात को भी अगर लिखा जाए तो इसे लिखेंगे कि अगर सिमिलर चार्ज हैं, लाइक चार्ज हैं, एक समान चार्ज हैं, तब क्या होगा। तो सिमिलर चार्जेस, सिमिलर मतलब एक प्रकार के, या फिर कहें लाइक एक प्रकार के, लाइक सिमिलर या फिर लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। सिमिलर या फिर लाइक चार्जेस क्या करते हैं, ये करते हैं रिपेल, एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, रिपेल ईच अदर। जैसे सिमिलर में क्या क्या रहेगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन हो, या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन हो, इन दोनों को कहेंगे सिमिलर चार्जेस, या फिर इन दोनों को कहेंगे लाइक चार्जेस। एक ही प्रकार के चार्ज है, तो एक ही प्रकार के अगर चार्ज रहेंगे तो ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल। अब बात करें डिफरेंट चार्जेस, अगर अलग अलग चार्ज है, डिफरेंट चार्जेस या फिर अनलाइक, अलग अलग जो है अनलाइक चार्जेस, ये क्या करेंगे एक दूसरे को, डिफरेंट या फिर अनलाइक जब चार्ज रहेंगे, जैसे या तो पहला प्लस रहे दूसरा माइनस रहे, या फिर पहला माइनस रहे दूसरा प्लस रहे, तब क्या होगा, तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो डिफरेंट चार्जेस या फिर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो चार्ज के बारे में समझ गए, दो टाइप के चार्ज हैं, चार्ज हो गए दो टाइप के, टाइप नहीं लिखे अभी, यहां लिख दे रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज के बारे में समझ गए कि चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। चार्ज का यूनिट कूलम हो गया, और चार्ज जो है वो हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब बात करें अगर टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप ऑफ चार्जेस, तो चार्ज जो है वो होते हैं दो टाइप के, ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग पढ़ चुके। पहला जो टाइप है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे चार्ज की अगर बात करें तो ये होता है नेगेटिव चार्ज। तो एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। इसे 1750 ईस्वी में बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, नामकरण जो इनका किया इसे किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये सिमिलर और डिसिमिलर पढ़ने से पहले लिख लेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो स्केलर क्वांटिटी पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी हो गया, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज, और एक प्रोटॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद लिखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस के टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो नामकरण है वो 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब उसके बाद बात करें सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे, तो सिमिलर चार्जेस अर्थात दोनों सेम टू सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। और फिर डिफरेंट या फिर अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो ये सब हटा दें और लिखें प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। हेडिंग लिख ली
प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, क्या क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, या फिर कहें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मतलब आवेश संरक्षण का नियम। क्या कहेगा ये? जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो इसे बर्बाद किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी प्रकार चार्ज का भी कंजर्वेशन का सिद्धांत है कि चार्ज मतलब आवेश को भी न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो इसे समाप्त किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। तो इसे भी लिखें तो क्या लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, it only can be transferred, from one body to another, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है, वन बॉडी टू अनदर। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अर्थात किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, अगर दो सिस्टम है, किसी पे 5 कूलम का चार्ज है दूसरे पे 3 कूलम का चार्ज है, मान लिया गया दो ये सिस्टम है, इस पे 5 कूलम का चार्ज है और दूसरे वस्तु पे 3 कूलम का चार्ज है। तो अगर इस पे से 2 कूलम का चार्ज इस पे ट्रांसफ़र कर दें तो इस पे 3 कूलम का चार्ज बचेगा और इस पे 5 कूलम का चार्ज हो जाएगा। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो सेम टू सेम ही रहेगा। कुल चार्ज देखें 8 कूलम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो सेम टू सेम ही रहेगा। इसे लिखें तो टोटल चार्ज ऑफ आइस, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं और लिखें, क्या लिखें? लिख दें इसे टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant, किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी है चार्ज की। किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होगा वो सभी इंडिविजुअल चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। किसी भी सिस्टम पे मान लिया गया Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ये मान लिया गया सिस्टम है, इस पे हो गया Q1 चार्ज, यहाँ Q2 चार्ज, यहाँ Q3 चार्ज, यहाँ Q4 चार्ज। तो जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इतना ही चार्ज है तो इतना ये हो जाएगा, और अगर और भी चार्ज है तो सबको जोड़ना होगा। तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। जो भी मान लिया गया, ये कोई सिस्टम दिया गया, इस पे प्लस 5 कूलम का चार्ज है, यहाँ माइनस 3 कूलम का चार्ज है, यहाँ प्लस 2 कूलम का चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के तहत? इसके तहत हो जाएगा 5 कूलम प्लस 5 कूलम माइनस 3 कूलम प्लस 2 कूलम। तो अब ये कितना हो गया? ये हो गया 5 2 7 में से 3 घट गया 4 कूलम चार्ज। तो 4 कूलम चार्ज मतलब क्या हुआ? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जो भी किसी भी सिस्टम का जब टोटल चार्ज फाइंड करेंगे तो टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए सभी इंडिविजुअल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम किया जाएगा, जो चार्ज होगा
मतलब जो टोटल चार्ज होगा वो एडिटिव, मतलब सबको ऐड करने के बाद जो चार्ज मिलेगा वही होगा उसका नेट चार्ज। यही कहा जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और लास्ट बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक और हेडिंग आती है इसमें, थर्ड हेडिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो ये हो जाएगा Q बराबर N इंटू ई। Q जो है वो हो गया टोटल चार्ज, N इंटीजर नंबर है, कोई भी इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर, N जो है इंटीजर नंबर है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये E जो है वो है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। E जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो Q हो जाएगा टोटल चार्ज। किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए देखते हैं कितना ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इंटीजर नंबर है ये, या फिर इसे कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो अब मान लिया गया दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जा रहा है, इस डस्टर को और इस डिब्बे को ही आपस में रगड़ें, तो या तो इस डस्टर में से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा या फिर इस डिब्बे में से इलेक्ट्रॉन इस डस्टर में आएगा। अब दो वस्तुओं में से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो इंटीग्रल नंबर में ही जाएगा, इंटीजर नंबर में ही जाएगा, पूर्ण संख्या में ही वो रहेगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर चार इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस प्रकार का ही ट्रांसफ़र होगा। मान लिया जाए कहीं अगर हम पेन खरीदने जाएं तो दुकानदार से एक पेन ले सकते हैं या फिर दो पेन ले सकते हैं या फिर तीन पेन खरीद सकते हैं या फिर 500 50, ऐसा नहीं है कि आधा पेन ले लिया जाए, 0.25 पेन ले लिया जाए। या फिर कोई और वस्तु खरीदने गए जो पैक्ड है, एक डिब्बा ही मिल रहा है तो इसे कहेंगे कि डिब्बा खोल के दीजिए, तो ऐसा ये संभव नहीं है। जो भी उसका पैक है पूरा कंप्लीट का कंप्लीट ही मिलेगा, 1 2 3 इंटीजर नंबर के साथ हमें मिलेगा। तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा या फिर तीन इलेक्ट्रॉन होगा, इंटीग्रल नंबर में ही वो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इंटीजर नंबर में वो इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया Q = N × E। मान लिया गया किसी बॉडी से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन का मान लिया गया N = दे दिया गया 10, 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो टोटल कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, तो टोटल चार्ज Q = हो जाएगा फॉर्मूला N × E। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है 10, तो ये रख लिया गया 10 इंटू इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोग लिखे ही हैं, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें तो ये या तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, ये हो जाएगा 16 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है, इसे मल्टीप्लाई करें अगर इस 19 वाले में तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये होगा 10⁻1 और ये 10⁻⁻19, या फिर इसे यहाँ अगर लिखें तो 1.6 को ऐसे ही रहने दिया जाए इंटू 10⁻, पहले से यहाँ है -19 और इसका पावर है 10 का +1 पावर ऐड हो गया। इसे अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1.6 × 10⁻19 में से एक सब्सट्रैक्ट होगा -18 कूलम। या फिर इसे भी यहाँ पे अगर एक डिजिट डेसिमल यहाँ शिफ्ट करें तो एक पावर कम हो जाएगा, ये हो गया 1.6 × 10⁻−18 कूलम। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई इसकी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और तीसरा हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ तक चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ चुके। चार्ज के बारे में पूरी बातें इतना आप नोट्स बना के तैयार रखें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।